मोलर हीट कैपेसिटी at constant volume कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर गैस को गर्म करते हैं तब उसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। मतलब ये है कि गैस को एक क्लोज्ड कंटेनर में रख दो, तो 1 मोल गैस का क्लोज्ड कंटेनर में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा उसको हम सीवी कहेंगे। ठीक है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, फॉर्मूले से सी की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी बाई डी क्या होगा इस प्रोसेस, 0। अगर ये 0 है, इन दैट केस सी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है एफ बाय 2 आर प्लस पी बाय एम डीवी बाय डी टी। सी को अब मैं सीवी कह रहा हूं, ये 0 हो जाएगा। तो किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम की मोलर हीट कैपेसिटी होती है F/2R। फॉर एग्जांपल मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होगा 3/2R, डायटॉमिक 5/2R। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ये डिपेंड करेगा। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए भी निकाल सकते हैं वैसे। ठीक है, सीपी से डिनोट कर रहा हूं। तो गैस का प्रेशर कांस्टेंट, ऐसी कौन सी प्रोसेस हो सकती है। एक एग्जांपल मैंने बताया था जो हम अक्सर लेते हैं, हीट सप्लाई किया और पिस्टन का मोमेंट स्लोली हो रहा है ऊपर की तरफ, फ्री पिस्टन है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस। यह बेस्ट एग्जांपल है। कंटेनर को खुला रखो, जैसे पानी भर दिया कंटेनर में, इसको गर्म करो तो वेपर बनेगी, और जो वेपर है खुला होने के कारण वो एस्केप करेगी। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट उसका एक्सपांशन हो रहा है, तो ये भी क्या है आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगी। तो इस तरह के प्रोसेस में हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। देखो सबसे पहली बार इसको एनालिटिकली देखते हैं। कंटेनर में गैस फिल किया, आपने यहां पर एक पिन लगा दी सो दैट ये पिस्टन ऊपर ना उठे, और दूसरे केस में पिस्टन फ्रीली मूवेबल है। अब आप क्या करते हो, दोनों गैस को गर्म करते हो। आप दोनों कंटेनर, मतलब दोनों में मास सेम रखा है, ठीक है ना, सेम कंडीशन है। इसमें आप 100 जूल देते हो और इसमें भी 100 जूल देते हो, क्या होगा 100 जूल दिया, क्या गैस वर्क करेगा, पिन लगा दी मतलब पिस्टन हिलेगा नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन इज 0। तो जो भी आप हीट दोगे वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस को गर्म करने में उस हीट का उपयोग होगा। इसमें आपने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसके कारण ये पिस्टन को ऊपर लिफ्ट कर देगा। तो ऊपर अगर लिफ्ट कर दिया इसने पिस्टन को लिफ्ट करने में उसको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी एटमॉस्फेयर उसको प्रेस कर रहा है, तो वर्क करना पड़ेगा। तो आपने जो भी हीट दिया उसका एक पार्ट वर्क डन में यूटिलाइज हो गया, तो इसके पास 100 जूल से कम एनर्जी पहुंचेगा। दैट मीन्स अगर दोनों के टेम्परेचर को हम बाद में मेजर करें तो इसका टेम्परेचर कम मिलेगा, मतलब अल्टीमेटली इसके पास कम एनर्जी पहुंची है। अब अगर आप इसको भी उतने से ही गर्म करना चाहते हो जितने से इस गैस को गर्म किया है, तो डेफिनेटली आपको 100 जूल प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। जितना ये वर्क कर रहा है उस वर्क के बराबर एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी इस गैस का टेम्परेचर उतना बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में गैस को गर्म करने के लिए जो हीट देना पड़ेगा वो आइसोकोरिक प्रोसेस से ज्यादा होगा।
कांस्टेंट वॉल्यूम में कम हीट लगती है और कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म करने के लिए ज्यादा हीट लगती है। ठीक है, ये तो हमने एनालिटिकली प्रूव किया। अब इसका एक्सप्रेशन बना लें। प्रेशर इज कांस्टेंट, we have ideal gas equation V equal to NR by P into T। डिफरेंशिएट कर दो, NR by P कांस्टेंट होगा क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट, तो dV by dt is equal to this much। अब फॉर्मूला देखो, C equal to C is equal to Cp F by 2R, या तो इसको ऐसे ही रहने दो या F by 2R को मैं Cv भी लिख सकता हूं, थोड़ी देर पहले प्रूव किया मैंने, प्लस P by N dV by dt। ठीक है, so it would be Cp equal to Cv plus R। इसका मतलब हुआ कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट वॉल्यूम, हमने अभी देखा था एनालिटिकली। ठीक है, तो डेफिनेटली जहां पर हम हीटिंग करना चाहते हैं, हमारा पर्पस होता है हीटिंग एफिशिएंटली, कम हीट का उपयोग करके ज्यादा एनर्जी पहुंचाना। तो हमें चाहिए कि हम क्लोज्ड कंटेनर में किसी भी चीज को गर्म करें, खाना पकाते वक्त, पानी गर्म करते वक्त। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी वेसल है उसको हम ढक देते हैं ऊपर से, ठीक है, या फिर प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं। प्रेशर कुकर क्या है, क्लोज्ड वेसल है, तो या तो ढक देते हो या प्रेशर कुकर का उपयोग करते हो। उसका रीजन ये है कि आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, वर्क डन 0 होगा, जो भी हीट दोगे वो एफिशिएंटली अंदर के सिस्टम को गर्म करे। ठीक है, आपने एक ऐड देखा हो, एनर्जी सेविंग के लिए एक प्रमोशन होता है कि वो कहते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर है उसका प्राइस कम हो गया 20%। ठीक है, तो फिर वो कस्टमर पूछता है कि लाओ मुझे पैसे वापस दो, बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ चीजें करनी होगी, वेसल को ढक के रखना होगा, प्रेशर कुकर का यूज करना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एनर्जी सेव कर लोगे। वो एनर्जी सेविंग 20% के आसपास। उनका कहने का मतलब है Cp इज ग्रेटर देन Cv, समझ रहे हो ना? अगर कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म करोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम के कंपैरिजन में 20% ज्यादा एनर्जी लगेगी, लॉस हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, सो यू कैन सेव एनर्जी, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब बाकी प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो आगे प्रोसेस के साथ ही मैं बताऊंगा। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट रेशियो। इसको गामा से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट रेशियो फॉर गैस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। इट इज रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। क्या लिखा जा सकता है इसको? Cv is F by 2R and Cp is Cv plus R। ठीक है ना? तो दोनों का रेशियो ले लो, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय एफ।
तो किसी भी गैस के लिए गामा की वैल्यू कांस्टेंट होगी एंड दैट इज इक्वल टू 1 + 2/f। अब हम एक टेबल बना सकते हैं जो भी अभी हमने डिराइव किया सबकी वैल्यूज को सम अप करने के लिए। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, हम जानते हैं डायटॉमिक और लीनियर का केस सेम है। ठीक है, तो ये डिफरेंट गैस के लिए वैल्यूज हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो हमारे सिलेबस में जेई के जो ट्रिपल ई के सिलेबस में जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है उसके लिए ये वैल्यूज को कांस्टेंट मान सकते हैं। बट आपको याद है कि हायर टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशन को भी आपको इंक्लूड करना होगा, तो वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंक्लूड होगी, तो ये सारी वैल्यूज बदल जाएगी। तो एक्चुअल में ये वैल्यूज जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट फॉर ऑर्डिनरी सिचुएशन वी कैन एज्यूम देम एज ए कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। देखो अभी मैं डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं। पहले ले रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा? आइडियल गैस इक्वेशन से क्या कहा जा सकता है? PV = nRT। V कांस्टेंट, क्लोज्ड सिस्टम में N कांस्टेंट, R कांस्टेंट। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और इसी को मैं कह सकता हूं प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इट इज नोन एज चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। ठीक है,
और सिंपली प्रेशर लॉ। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनेट होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, कंटेनर क्लोज्ड है, या अगर पिस्टन लगाए तो वहां पे पिन लगा दो, अभी क्लोज्ड हो गया। इस गैस को अगर आपने गर्म किया तो गर्म करने पर क्या होगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स तेजी से टकराएंगे, प्रेशर बढ़ेगा। अगर पिस्टन को खुला छोड़ा होता तो पिस्टन ऊपर खिसक जाता, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रिलीव हो जाता, बट यू आर नॉट अलाउइंग pressure to be relieved. So as you heat up the system, the pressure builds up. तो टेम्परेचर बढ़ने पर गैस का प्रेशर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। प्रेशर कुकर हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें क्लोज्ड सिस्टम है वो। आप फॉर एग्जांपल पानी गर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाओ, पानी गर्म होगा, और गर्म होने के कारण उसका इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कुकर में यह है वेपर, वाटर, तो धीरे धीरे वेपर का प्रेशर बढ़ते जाएगा, गर्म करते जाओ, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका प्रेशर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। मतलब वहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, वहां हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस, ठीक है। अगर वाटर का अमाउंट कम रखा जाए तो पूरा गैसेस सिस्टम होगा और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब होगा क्या, अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि वो बस्ट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। इसीलिए उसमें एक वॉल्व दिया होता है ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर एक हैवी स्मॉल सिलेंडर रखा जाता है जिसको हम सीटी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में उसका वेट जो है वो नीचे प्रेस कर रहा है गैस, गैस इसको ऊपर पुश कर रही है। जब तक गैस का प्रेशर कम है तब तक वो ऊपर नहीं उठेगा। एक पर्टिकुलर लिमिट है, उससे ज्यादा हो गया तो ये ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने से क्या होगा, वॉल्व खुल जाएगा और जो गैस है, वेपर है, वो बाहर चली जाएगी, जिससे प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों प्रेशर कम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, वॉल्यूम उतना ही है, टेम्परेचर उतना ही है, तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो ये अपने आप फिर से सिलेंडर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अगेन वो क्लोज सिस्टम हो गया, फिर गर्म होगा, फिर ये प्रोसेस रिपीट होगी। अगर इस वॉल में कुछ कचरा फंस जाता है मान लो, ठीक है, तो उस केस में ये वॉल पूरी तरह से क्लोज हो गया, और क्लोज हो गया तो उस केस में गर्म करने पर प्रेशर बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते जाएगा, और ब्लास्टिंग हो सकती है। कुकर में कई बार ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो उसका रीजन है कि जो वॉल्व है वो पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है, ठीक है, वो बंद हो गया है, पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। वैसे उसमें एक सेफ्टी वॉल्व भी दिया होता है, ठीक है ना, साइड में सेफ्टी वॉल्व भी दिया होता है कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो यहां पे एक ऐसा मेटल लगाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण क्या होगा, वो जल्दी से पिघल जाएगा, तो पिघलने के कारण एक छेद बना देगा, होल बना देगा, जहां से वेपर का मूवमेंट होगा और प्रेशर रिलीव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ऐसी घटना गैस सिलेंडर के साथ भी होती है, एलपीजी गैस सिलेंडर, ठीक है। देखो, एक मिसकंसेप्शन है, पहले तो उस मिसकंसेप्शन को हम रिमूव करें। एलपीजी गैस सिलेंडर में प्रेशराइज्ड गैस को प्रेशराइज किया सो दैट वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, खाली जगह में वेपर है, गैस की वेपर या गैसियस फेज में है वो गैस, और फाइनली एक वॉल है, रेगुलेटर लगा है, इस ट्यूब से गैस इस तरफ जाती है, यहां बर्नर है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अगर यहां पर आग लग जाती है, फॉर एग्जांपल जो रेगुलेटर है जहां से गैस निकल रही है, अगर वहां आग लग गई, ठीक है, तो क्या ये सिलेंडर बस्ट हो जाएगा? यहां आग लग जाती है तो क्या सिलेंडर बस्ट हो जाएगा? या ऐसा आप सोचो, मतलब कई बार एक
प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ आग लग गई तो हमें ऐसा लगता है कि सिलेंडर बस्ट हो सकता है। फायर के लिए 3 चीजों की जरूरत है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। इसमें फ्यूल है लेकिन अंदर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन बाहर, ठीक है। आग लगने से टेम्परेचर भी आ गया बट ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसलिए बाहर आग लग रही है, अंदर नहीं लग रही है। अगर इसमें आग लग सकती तो प्रॉब्लम तो यहीं से क्रिएट हो जाती। जो बर्नर है, बर्नर भी तो जल रहा है, वहां भी तो फ्लेम है, तो फायर इसके अंदर आ सकता है, बट ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इस कारण से ये बस्ट नहीं होगा, ठीक है, इसमें आग नहीं लगेगी। प्रॉब्लम क्या होती है सिलेंडर के साथ, मान लो गैस लीक कर रहा है और बाहर आग लग गई घर में, ठीक है। अब मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। गैस लीक होने के कारण आग लग गई तो बाहर की एयर का टेम्परेचर गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, बाहर की एयर इसको हीट सप्लाई करेगी सिलेंडर को, और सिलेंडर में जो गैस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, बाहर से हीट मिलेगा, तो प्रेशर वुड बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा और फिर उसमें ब्लास्ट होगा, तो ब्लास्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो दिस प्रोसेस मे बी डेंजरस समटाइम। तो कहने का मतलब ये था कि अगर इस तरह से आग लगती है तो एलपीजी सिलेंडर तुरंत बस्ट नहीं होगा, ठीक है। आपके पास टाइम होगा क्योंकि वो गर्म हो रहा है, आपके पास टाइम होगा उसको वहां से हटाने का, ठीक है। एनीवे, इस प्रोसेस में अगर इसका डायग्राम बनाएं, पीवी डायग्राम, स्ट्रेट लाइन, पीटी डायग्राम, pressure is proportional to temperature, एरो डिपेंड करेगा कि इसकी हीटिंग हो रही है या कूलिंग। कूलिंग होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस क्या होगा, 0। तो फर्स्ट लॉ से मैं लिख सकता हूं डेल क्यू इक्वल टू डेल यू। तो आप जो भी हीट दोगे उस हीट का उपयोग सिर्फ गैस को गर्म करने में होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में होगा, ठीक है। नाउ डेल क्यू इक्वल टू डेल यू। डेल यू क्या है, F/2 NR डेल्टा T, ठीक है। और डेल क्यू क्या है, दोनों का फॉर्मूला है हमारे पास। डेल क्यू का फॉर्मूला है NC डेल्टा T, याद करो, कांस्टेंट है इसलिए NC डेल्टा T, और C की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम है CV। तो डेल क्यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक है ना। और वो डेल यू के बराबर होगा। इनफैक्ट F/2 R को आप यहां भी CV के बराबर लिख सकते। तो कई बार हम जब डेल यू का फॉर्मूला यूज करते हैं तो F/2 NRT डेल्टा T ना लिखते हुए सीधे NCV डेल्टा T लिख देते हैं, ठीक है। तो हमेशा वो NCV डेल्टा T होगा, राइट। नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। In isobaric process, pressure of gas remains constant. Ideal gas equation से हम कह सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। दैट इज चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, गैस को गर्म करोगे तो टेम्परेचर के साथ साथ उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। तो अभी तक मैं जो प्रॉब्लम ले रहा था, पिस्टन मूवेबल है और उसको गर्म करने की, तो वहां पर यही हो रहा है। जैसे जैसे गैस गर्म होगी वैसे वैसे पिस्टन ऊपर उठते जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है,
टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। प्रेशर इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि आप उसको बढ़ने ही नहीं दे रहे हो, आपने पिस्टन को खुला छोड़ दिया तो अपने आप लिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हम ग्राफ बना सकते हैं, पीवी डायग्राम, कांस्टेंट प्रेशर, वीटी डायग्राम, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय गैस। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट है, पी को बाहर करो, वर्क डन इज पी डेल वी। देखो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, कई बार हम वर्क डन को सीधे पी डेल वी लिख देते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। वर्क डन कई बार हम सीधे पी डेल वी लिख देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ओनली फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल वी। रिमेंबर दैट थिंग, राइट? So that is work done. आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल यू क्या होगा? डेल यू तो हर प्रोसेस के लिए सेम होगा, F/2R को CV लिख सकते हैं। डेल यू इक्वल टू N CV डेल्टा T और F/2 NR डेल्टा T। एंड डेल क्यू दोनों को ऐड करो, या फिर हमारे पास फॉर्मूला है एन सी डेल्टा टी। सी यहां पर क्या होगा? सीपी, ठीक है। याद रखना ये भी एक प्रॉब्लम है, हीट जो है, जब भी हम हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें हम सीवी और सीपी यूज कर रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम में सीवी, कांस्टेंट प्रेशर में सीपी, बट जो डेल यू है वो हर प्रोसेस में सेम होता है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम में भी वही होगा जो कांस्टेंट प्रेशर में होगा, इसलिए ये एन सीवी डेल्टा टी ही रहेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस को आप गर्म करोगे तो वो हीट सीधी इंटरनल एनर्जी में ही बदलेगी, क्योंकि वर्क डन जीरो है। तो डेल यू इज एन सीवी डेल्टा टी इन एनी प्रोसेस। डेल क्यू में ये बदलेगा सीपी और सीवी, ठीक है। अब आप असाइनमेंट नोट करो। Concepts of Physics H.C. Verma Part 2। H.C. Verma Part 2 चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक्सरसाइज में फर्स्ट 20 प्रॉब्लम करना एक्सरसाइज की, ठीक। और इसके अलावा उसके आगे चैप्टर है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके एक्सरसाइज में आप फर्स्ट 15 प्रॉब्लम्स कर लेना। फर्स्ट 15 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 11 और 12 में जे की वैल्यू निकालनी है, अभी हमने वो नहीं पढ़ा तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक। इसके अलावा एक्सरसाइज में फर्स्ट 3 प्रॉब्लम भी अभी छोड़ देना, वो भी हमने नहीं पढ़ा, कैलोरीमेट्री के हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको करना है 4 से लेके 15 तक, 11 और 12 को छोड़।